Welcome to BPSC platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics, test statistics lectures for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. हेलो एवरीवन, ये हमारा बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे साइंस एंड टेक्स्ट सीरीज़ में फ़िज़िक्स का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने लाइट तक कवर कर लिया है। आई होप कि आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। वो क्वेश्चंस को देखिएगा ध्यान से और प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी, स्टार्ट सॉल्विंग घटना चक्र ज़रूर बनाइए। इससे आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा और प्रैक्टिस भी होगा। आज हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा नाम रणवीर है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और मुझे ओवरऑल 8 साल का एक्सपीरियंस है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो आज हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे एंड दे विल बी सम फैक्चुअल डेटास एज यूजुअल। लाइट में भी हमने देखा था कुछ, हमने ये स्पीड ऑफ लाइट और उसका वेवलेंथ ये सब याद किया था। सेम काइंड ऑफ यहाँ पे भी कुछ कुछ फैक्चुअल डेटा होगा और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड तो ऑलवेज साइंस इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो सबसे पहले जानते हैं साउंड क्या होता है। आज हम थोड़ा साउंड और लाइट को कंपेयर करके पढ़ते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और साउंड क्या है, साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोनों ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना, ये इससे इलेक्ट्रो डिनोट होता है और इससे मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये थोड़ी इंजीनियर्स की भाषा है, सीख लीजिए। ये वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, हमने पढ़ा था स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एंड साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड दैट टू अ लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा चलिए, मैं आपको आज वेव के बारे में बता ही देता हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट्स डिस्कस। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। सो वेव्स जो होते हैं ना, वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरा होता है मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, और भी इसका बहुत सारा सेग्रीगेशन है, बट विल रीड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या है, लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रहा है। लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। ठीक है, बट मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए। वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा मतलब मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम। लेकिन मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए, इट इज अ मस्ट कंडीशन, और इसमें वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो अगर इसको समझने की और थोड़े डिटेल में कोशिश करें तो ऐसे समझिए कि
कुछ ऐसा होता है वेव्स, ये वाला जो वेव्स होता है ना, जैसे कि अब आपको अगर मैं बताऊँ ऐसा साइनोसॉइडल होता है, जैसे कि एक जिम में एक्सरसाइज करते हैं ना कि एक रस्सी रहता है, उसको एक सिरे को किसी दीवार से बांध देते हैं और दूसरे सिरे को यहाँ से खड़ा होके आप अपने हाथों से पुश करते हैं, ऐसे 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 फॉर्मेशंस बनता है, ये वेव फॉर्मेशंस होता है, ठीक है। और ये क्या होगा, मैकेनिकल वेव्स कैसे होगा, सपोज कि एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे है सपोज, ठीक है, इसके एक सिरे को यहाँ से टान के अगर छोड़ दिया तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, इस तरफ भी वाइब्रेट करेगा और इस तरफ भी, ऐसे 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 होगा, राइट। तो ये डिफरेंस है। अब इसमें देखिए, अगर ये पार्टिकल है, ये जो सपोज यहाँ पे एक कोई पार्टिकल है, दैट पार्टिकल इज सपोज पी, ठीक है। वेव का डायरेक्शन क्या है, वेव का डायरेक्शन ये है, ये ऐसे जा रहा है, करेक्ट, ये इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है वेव। लेकिन ये जो पार्टिकल P है इस पॉइंट पे, ये ऊपर नीचे हो रहा है, सिर्फ इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये एक पार्टिकल यहाँ पे P है, ठीक है, तो ये वेव भी इस तरह हो रहा है और पार्टिकल भी अपने जगह पे इस तरह हो रहा है, वाइब्रेट। तो ये जो मैकेनिकल वेव्स है ना, साउंड वेव्स, वो हमेशा वाइब्रेशन से जनरेट होता है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, या आप भी ये कोशिश कीजिए, जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो अपने हाथों को अपने गले में लगाइए, आपको एक झंझनाहट सी महसूस होगी, तो दैट इज़ नथिंग बट वाइब्रेशंस। सो ये वाइब्रेशन से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, एंड दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ नोन एज वेव्स, जो मैकेनिकल वेव्स निकल रहे हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल होता है इन नेचर, ठीक है, और इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने जान लिया वेव के बारे में। तो इट इज़ अ मैकेनिकल वेव, और कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। इसको मीडियम चाहिए, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये स्पीड है, ठीक है। Vs मतलब स्पीड इन सॉलिड, Vl मतलब स्पीड इन लिक्विड, एंड Vg मतलब स्पीड इन गैस। हमने लाइट के भी केस में पढ़ा था, लाइट का स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, वो चेंज होता रहता है, डिफरेंट मीडियम में अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन भी होता है, हमने पढ़ा है। इसमें भी वही होता है, मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, गैस में उससे कम है। तो गैस में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा सॉलिड में, ठीक है ना, लिक्विड में बीच में रहेगा। स्पीड चेंजेस, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, इट्स नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अ वेरिएबल, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साउंड। टेम्परेचर के साथ साउंड का डायरेक्टली, माने अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो साउंड का स्पीड भी इंक्रीज होगा। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो कॉन्सेप्ट है, हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, आर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिससे हमने फोर्स बराबर ma का इक्वेशन निकाला था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, इसको भी समझिए आज। देखिए, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है, ठीक है, x और y। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है इफ देर इज अ इंक्रीमेंट इन x के वैल्यू में इंक्रीमेंट है तो y के भी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, तब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और यही x का वैल्यू अगर बढ़ रहा है और y का वैल्यू घट रहा है
वाइस वर्सा, जैसे कि x का वैल्यू घट रहा है तो y का वैल्यू बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जब यूनिटरी मेथड पढ़ाई होता है ना, तब ये डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ाया जाता है मैथ्स में। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है ये समझिए, समझ गए? अगर एग्जाम्पल से समझना है तो जैसे कि हमने कहा फोर्स ज़्यादा लगेगा अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका स्टेट को चेंज करने में। ठीक है, अब जैसे ये टाइम एंड वर्क यूज़ होता है, तो ये मोस्टली टाइम एंड वर्क में यूज़ होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर पांच लोग मिलके कोई एक काम 10 दिन में करते हैं, तो एक आदमी को वो काम करने में कितना टाइम लगेगा? वही काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 10 × 5 50 डेज लगेगा उसको कम नहीं लगेगा। तो जब एक वैल्यू घट रहा है तो दूसरा वैल्यू बढ़ रहा है, द नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसा होता है? मैकेनिकल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसको मीडियम चाहिए होता है, डिफरेंट मीडियम में उसका स्पीड भी डिफरेंट होता है। सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम, और टेम्परेचर से उसका स्पीड डिपेंडेंट होता है। साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेव्स के भी बारे में पढ़ लिया हमने। अब थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। ठीक है, मैंने बात तो कर लिया कि वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे स्पीकर है ये, ठीक है, दिस इज अ स्पीकर, ये एक स्पीकर है। इस स्पीकर से साउंड निकला, तो जब साउंड निकला, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो एयर में कंप्रेशन पैदा होता है। कंप्रेशन मतलब मॉलिक्यूल सिकुड़ जाते हैं, ये कंप्रेशन हो रहा है। दिस C is compression and R is rare fraction. This is rare fraction and this is compression. ठीक है, और फिर थोड़ा दूर जाता है, मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं, फिर थोड़े दूर बाद जाकर के फिर से कंप्रेशन होता है। ये फिर से यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे फिर से रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पे फिर से कंप्रेशन हो रहा है, फिर से रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, फिर से कंप्रेशन हो रहा है। और ये दूसरे डायग्राम में अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे इस तरह से डिनोटेड है। ठीक है, और ये जो वेव नेचर, ये देखिए जहाँ पे कंप्रेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन है इस पोर्शन में, वहाँ पे ये मैक्सिमा है। ठीक है, और फिर धीरे 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 कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ पे कंप्रेशन है तो मैक्सिमा हो गया, फिर नीचे आ गया मिनिमा। तो ये ऐसे जा रहा है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। ये वाला मैक्सिमा जो है, इस मैक्सिमा को क्रेस्ट बोलते हैं, और इस मिनिमा को ट्रफ बोलते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा ना कैलकुलस में, dy/dx इज इक्वल्स टू 0 एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, मैथ्स में, रीजनिंग में, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, हालांकि लास्ट 1-2 साल से नहीं आया है, बट कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए भी हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस, खास करके डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन में भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं कभी यूज़ होता है, बट डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, लैम्डा लिखा हुआ है। चलिए आज और कुछ पढ़ते हैं वेव के बारे में। ये लैम्डा क्या है? कोई भी वेव एनर्जी होता है ना, ये साउंड को डिपिक्ट किया मैंने, और ये लाइट का हमने इससे पहले पढ़ा था, तो मैंने बस कंपैरिजन के लिए डाला। ये हमने पढ़ा था ना कि विजिबल लाइट का जो रेंज होता है विबग्योर होता है,
ये अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम लगाया मैंने कंपैरिजन के लिए कि आप समझें कि कैसे क्या हो रहा है, वेवलेंथ्स कैसे चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम पढ़ते हैं कुछ, चलिए थोड़ा स्पेस है इधर, ओके फाइन। एक होता है वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ जिसको लैम्डा से डिनोट किया। सपोज ये एक वेव है, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स and this is denoted by lambda। ये वेव का लेंथ होता है, इसका यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, यूनिट्स में हमने पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, ठीक है ना। और दूसरा एक चीज जानते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये अगर वेव ऐसे जा रहा है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इज एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय ए एंड इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, मीटर में नापते हैं। और एक टर्म होता है, और एक टर्म क्या है, एक और टर्म है टाइम पीरियड। चलिए टाइम पीरियड जानिए क्या है। सपोज ये पॉइंट है P, ठीक है, वेव यहाँ से शुरू हुआ, ये एक साइकिल हुआ वेव का, और ये ट्रैवल करते करते यहाँ से इस पॉइंट को ट्रैवल करके चला गया। तो ये पॉइंट को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा वेव को, उसको टाइम पीरियड बोलें। ठीक है, इसको T से डिनोट करते हैं और सेकेंड्स में मेजर करते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जानिए क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि ये पॉइंट P है, ठीक है, एक सेकेंड में, यूनिट सेकेंड में, एक सेकेंड में इस पॉइंट से कितने वेव क्रॉस होंगे। ठीक है, ऐसे वाले कितने वेव्स एक मिनट में क्रॉस होंगे एक सेकेंड में, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। F से डिनोट करते हैं। एनसीईआरटी में कहीं कहीं आपको इसको V से भी डिनोट किया है, दिस इज नोन एज न्यू। ठीक है, ये न्यू है। इसको कैसे मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, HZ लिखते हैं, हर्ट्ज F, और ये न्यू से डिनोट करते हैं इसको। हमने म्यू भी पढ़ा था कि एक म्यू भी होता है ग्रीक सिंबल, उसी तरह ये न्यू है। ठीक है, ये चारों चीज़ों के बारे में भी जान लिया आपने। तो आज ऑलमोस्ट वेव के बारे में बहुत कुछ जान लिया आपने, आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रेंज ऑफ साउंड। ठीक है, रेंज ऑफ साउंड। रेंज ऑफ साउंड क्या है, इसका कुछ नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। बीच वाला जो पार्ट है दैट इज द ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज से जो भी कम है वो इंफ्रासोनिक है, और जो उससे ज़्यादा है दैट इज अल्ट्रासोनिक। ठीक है, ऑडिबल रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, यही आवाज़ आपको सुनाई देती, इसी फ्रीक्वेंसी के बीच में जो भी आवाज़ होगा वही सुनाई देगा आपको। ये ह्यूमन ईयर की बात हो रही है यहाँ पे। जानवरों के केस में उनको इससे कम भी सुनाई देता है और इससे ज़्यादा भी केस में, अलग अलग जानवर को अलग, जैसे वेल को कम भी सुनाई देता है, और आई थिंक वेल को अल्ट्रासोनिक भी सुनाई देता है, बोथ। डॉग्स को भी सुनाई देता है, अल्ट्रासोनिक भी और इंफ्रासोनिक, आई एम नॉट श्योर, बट अलग अलग जानवर में अलग अलग होता है। ये ह्यूमन ईयर का, ये जो पूरा है 20 हर्ट्ज टू 20,000, दैट इट इज़ अबाउट ह्यूमन ईयर। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ईयर। तो 3 क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रेंजेस, ऑडिबल रेंज,
इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से जो भी कम होगा, 20 हर्ट्ज से कम वाले को इंफ्रा बोलेंगे और 20,000 से ज़्यादा वाले को अल्ट्रा बोलेंगे, ठीक है ना। तो साउंड के बारे में, वेव के बारे में इतना सा कॉन्सेप्ट आई थिंक सो विल बी एनफ टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स हम क्वेश्चंस के भी थ्रू देखेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ये एक फैक्चुअल डेटा आपको याद करना होगा, दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड। ये है सी। लाइट का क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। वाई, बिकॉज इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इट इज़ अ मैकेनिकल वेव, इट नीड्स अ मीडियम। यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये फैक्चुअल डेटा से भी कॉन्सेप्ट्स प्रूव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, ऑप्शंस क्या क्या है, एयर है, लिक्विड है, मेटल है और वैक्यूम है। आंसर क्या होगा, मेटल। सॉलिड में सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इन सॉलिड इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी इन लिक्विड एंड इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी इन गैस। और वैक्यूम में तो ट्रैवल ही नहीं करेगा, इसको मीडियम चाहिए साउंड को। एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस साउंड मे नॉट ट्रैवल, साउंड मे नॉट ट्रैवल। तो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा, मीडियम चाहिए इसको। वैक्यूम में ट्रैवल, इसमें ट्रैवल करेगा, वाटर में, आयरन में करेगा, मेटल है, सॉलिड है, एयर में भी करेगा, वैक्यूम में नहीं करेगा। ये क्वेश्चन है, देखिए आप जो भी पढ़ के जाएंगे ज़रूरी नहीं क्वेश्चंस एग्जाम में उसी से आएंगे, कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसी के लिए मैंने पर्पसफुली ये क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है, द वॉल्स ऑफ द हॉल बिल्ट फॉर कॉन्सर्ट शुड, क्या करना चाहिए। यूजुअली वॉल्स रिफ्लेक्ट करता है, बट जब कॉन्सर्ट के लिए बनाते हैं ना तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बनाते हैं, नहीं तो आपको सही से सुनाई नहीं। आप जाएंगे अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में और वहाँ पे तहलका मच जाएगा अगर ऐसा कुछ कॉन्सर्ट नहीं होगा, इसलिए खुले में कॉन्सर्ट करते हैं यूजुअली, ठीक है, ताकि क्वालिटी जो हो वो अच्छा हो गाने का, जो आप सुन सकें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस सो दैट एन इको कैन बी हर्ड क्लियरली। अब इको क्या होता है ये आप समझिए, व्हाट इज इको। इको कुछ भी नहीं है, साउंड एक सरफेस से टकरा करके वापस नेक्स्ट सरफेस में आता है, ठीक है। साउंड एक सरफेस से टकरा करके नेक्स्ट सरफेस में आता है, उसको इको कहते हैं। सोनार यूज होता है ना, सोनार यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इको। साउंड नेविगेशन एंड रेजोनेंस, शायद यही है फुल फॉर्म। बैट्स जो चमगादड़ उड़ते हैं, वो बैट्स भी इको के इस पे उड़ते हैं रात में, इसलिए इतनी इजीली उड़ जाते हैं वो। जैसे कि यहाँ से साउंड वेव निकला, इस मीडियम में टकराया और फिर यहाँ से वापस आ गया, दिस इज व्हाट इज नोन एज इको, ठीक है। तो इको के लिए क्या होता है ना, एक मिनिमम यहाँ से साउंड का जो सोर्स है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तो ही इको समझ में आता है। दैट इज यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से 17 मीटर होता है, ऐसे कहीं कहीं पे 16.5 मीटर भी इसका वैल्यू होता है। तो दोनों में से जो भी करेक्ट होगा, अगर ये दोनों दिया है 17 मीटर और 16.5, तो आप 16.5 टिक कीजिएगा, मेरे हिसाब से यही सही है, दिस इज मोर एक्यूरेट। 17 मीटर भी कहीं कहीं देते हैं, बट यूजुअली ऐसा आपको ऑप्शंस देगा नहीं, कंफ्यूजिंग, कोई एक ही दे। ये एक मज़ेदार सा क्वेश्चन दे दिया है,
एन एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर हिज कंपेनियन एट द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज मून पे क्यों नहीं सुन सकता है? क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। सो इन सब ऑप्शंस को अगर पढ़ेंगे, अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसीज आर प्रोड्यूस्ड, दिस कुड बी अ रीजन अल्ट्रासोनिक आदमी नहीं सुन सकता, बट ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। टेम्परेचर इज टू लो ड्यूरिंग नाइट एंड टू हाई ड्यूरिंग डे, टेम्परेचर से भी डिपेंडेंट है। अब देखिए ये भी कंफ्यूज करने के लिए दिया है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, देयर इज नो मीडियम फॉर साउंड प्रोपोगेशन। जब प्रोपोगेट होगा तब ये अल्ट्रासोनिक और ये टेम्परेचर ये सब सीन में आएगा, वहाँ तो मीडियम ही नहीं, प्रोपोगेट ही नहीं होगा, इट्स अ मैकेनिकल वेव, बेसिक नेचर उसका वायलेट हो जाएगा। जब साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगा तो बाकी चीज़ें तो पिक्चर में आएंगे ही नहीं, ठीक है। आई थिंक हमने आज साउंड और वेव्स भी बहुत हद तक कवर कर लिया, वेव्स भी हमारा कवर्ड है। उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दे दूंगा बनाने, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। वेव्स के भी कॉन्सेप्ट हमने आज बहुत कवर कर लिए, मैं फिर से एक बना दूंगा, डोंट वरी। ऑडिबल रेंज क्या है ह्यूमन ईयर का भी हमने पढ़ा, 20 to 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये वैल्यूज़ याद करने होंगे, देयर इज़ नो अदर वे। हाँ, बाय अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूजेस कहाँ है, कहाँ पे यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड? सोनोग्राफी में। अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो ना आप, ये तो सबने सुना होगा यार, डोंट से कि अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी क्या होता है, ये बहुत एकदम कॉमन है, आप सब ग्रेजुएट्स हैं। घर में किसी की तो डिलीवरी हुई होगी तो यूजुअली सोनोग्राफी होता है ना प्रेग्नेंट लेडीज़ का, उससे बच्चे का मूवमेंट एंड वेट, हार्ट बीट, ये सब जानते हैं, सब सोनोग्राफी से ही पता चलता है। हाँ, साउंड हमने पूरा पढ़ लिया, डेसिबल के बारे में नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अभी हम पढ़ेंगे। डेसिबल क्या होता है? डेसिबल इज़ यूज टू मेजर साउंड इन एटमॉस्फेयर, ये यूनिट है साउंड को नापने का। एक्चुअली द यूनिट इज़ बेल, बट ये डेसी लगता है उसके आगे, दैट इज़ 1/10। अच्छा, ये हमने पढ़ा था ना, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी यहाँ पे आता है जो यूनिट है उससे, तो यहाँ पे आ जाएगा, जब नीचे आता है तो 10⁻⁻1 होता है, और ऊपर जाएगा तो फिर वैसे 10 के पावर में बढ़ेगा, पहले 1 बढ़ेगा फिर +3 हो जाएगा, नीचे में भी उसी तरह पहले 1 बढ़ेगा फिर +3 हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा है यूनिट्स एंड मेजर में। तो यहाँ पे डेसिबल यूज़ हो रहा है, ये डेसी देखिए यूज़ भी आ गया, ठीक है। Next question and the last question is loudness of sound is measured in the following. Amplitude होता है, ये जो ऐसे हो रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड होंगे, सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड होगा, यहाँ पे मैक्सिमा है। अभी हमने पढ़ा था, करेक्ट, हमने पढ़ा था अभी, यहाँ अगर आप ग्राफ में देखें तो ये देखिए, ये हमने पढ़ा था ना, इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले डायग्राम को दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल, ठीक है। यहाँ मैक्सिमा है, एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।